बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर का पहला पार्ट बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं इस चैप्टर के इस वीडियो के जितना पोर्शन पढ़ाया जाएगा इसी में आपके याद हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उस पार्ट में हम इस चैप्टर से बची हुई वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। बच्चों, हम इसकी लगातार वीडियो बना रहे हैं और आप लोग जो हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मांग का सिद्धांत। बच्चों, मांग की अवधारणा। आम समाज में मांग, आवश्यकता और इच्छा तीनों शब्दों को एक ही अर्थ में लोग लेके चलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहता है, मांग क्या है। सपोज करो ये मार्कर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। हाँ, अगर मेरे पास इसकी आवश्यकता है, जरूरत है, ठीक है, और मैं इस पे पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास पर्याप्त क्रय शक्ति भी है, तब ये मांग है। दोबारा समझेंगे हम इसे। जैसे एक कार है, हर आदमी चाहता है कार है चाहिए, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे इच्छा कहते हैं, मांग नहीं कहते। अब मुझे कार की आवश्यकता भी है, मैं कार चाहता हूं कि मुझे कार मिलनी चाहिए, लेकिन मैं उस पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूं, तब वो सिर्फ आवश्यकता है, मांग नहीं है। मांग कब होगी? जब किसी वस्तु को खरीदने की क्रय शक्ति भी हो और हम उसे खरीदना चाहते हो, तब वो बच्चों मांग होगी। समझ में आया? उम्मीद है। एक ऐसी वस्तु जिसको हम खरीदना चाहते हैं और हमारे में उसके खरीदने की ताकत भी है, तो ऐसी वस्तु वो क्या कहलाएगी? मांग कहलाएगी। अब बच्चों, मैं तो ताजमहल, मैं तो चाहता हूं कि भाई ओबराय होटल मेरा हो जाए, लेकिन ये मेरी क्या है? इच्छा है, मांग नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसे खरीदने का तो धन है ही नहीं। तो धन का होना और किसी निश्चित समय पर ऐसा होना भी मांग के लिए जरूरी है। जैसे बच्चों, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, किसी वस्तु की वे मात्राएं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर खरीदने का इच्छुक हो या योग्य हो, मांग कहलाता है। जैसे आइसक्रीम 1 रुपये में है तो 4 खरीद लूंगा भाई, 2 रुपये की तो भाई 3 खरीदूंगा, 3 की है तो 2 खरीदूंगा, और 4 रुपये की है तो 1 खरीदूंगा। तो ये जो सेट है, ये कीमत का सेट है कि इस जगह पर इसकी कीमत 1 है तो कितनी खरीद रहा है? 4। 2 रुपये कीमत हुई, कीमत बढ़ी तो उसकी मांग कम होगी। अब मांग कितनी रहेगी बच्चों? 3। तो मांग क्या कहती है? मांग इस बात को बताती है कि किसी एक निश्चित समय पर खरीदने के लिए इच्छुक और योग्य का मतलब है उसके पास पैसा भी हो। एक व्यक्ति किसी वस्तु की मांग जब भी उत्पन्न कर सकता है जब वो उसे खरीदने का इच्छुक हो और खरीदने की योग्यता रखता हो, यानी कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो जिसे खर्च करके वो खरीद ले। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, मांग अनुसूची। मांग अनुसूची क्या है? वह तालिका, ये तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है। मांगी गई मात्रा 1, कीमत, संबंध 2, 3 डिमांड 3, 2। तो क्या कह रहा है? वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया गया है, मांग अनुसूची कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मांग अनुसूची। यानी कि कहे में वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत में जो संबंध दिखाता है वो क्या कहलाती है? मांग अनुसूची। अब बच्चों, इसमें सिर्फ कितना चेंज करेंगे? मांग वक्र में अगर हम मांग वक्र की बात करें या मांग अनुसूची से मांग वक्र की बात करें, तो अनुसूची होगी, ठीक है। ये क्या है? मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। क्योंकि मांग अनुसूची बच्चों 2 तरह की होती है, एक तो बाजार मांग अनुसूची, दूसरी व्यक्तिगत मांग अनुसूची, एक आदमी की। देखो, बाजार में इतना फर्क होता है कि किसी चीज की कीमत कम होने पर मांग सभी जगह बढ़ेगी, लेकिन किसी जगह कम बढ़ेगी, किसी जगह ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। अब मांग वक्र क्या है? मांग वक्र की डेफिनेशन, वह वक्र जिसमें कीमत और खरीदी गई में, यहां पर क्या कर देंगे बच्चों? सिर्फ वक्र सब मत डाल देंगे, तालिका की डेफिनेशन याद कर लेना। वह वक्र जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्राओं के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग वक्र कहलाता है, ठीक है। ये यूं कह सकते हैं, मांग वक्र क्या है?
मांग तालिका या मांग अनुसूची को रेखा चित्र द्वारा दर्शाना, मांग अनुसूची को रेखा चित्र द्वारा दर्शाना मांग वक्र कहलाता। बड़ी आसान से डेफिनेशन है, मांग अनुसूची को मांग अनुसूची को रेखा चित्र द्वारा दर्शाना मांग वक्र कहलाता है। देखो अनुसूची ये है और ये हो गया इसका मांग वक्र। कैसे? 1 रुपये की कीमत थी, सॉरी एक रुपये में कितनी खरीद रहा था वो, 1 रुपये कीमत थी तो कितनी खरीद रहा था, क्वांटिटी 4, कीमत बढ़ के 2 होगी तो खरीद कितनी रहा 3, कीमत 3 होगी तो खरीद कितना रहा 2, कीमत 4 होगी तो खरीद कितना रहा 1। तो ये तो डी हो गया, डिमांड DC हो गया, डिमांड कर्व हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हुआ ये डिमांड कर्व। अब बच्चों ये तो है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और ये जो है ये व्यक्तिगत मांग वक्र। समझ गए बच्चों? उम्मीद है कि ये आप लोगों की अब बच्चों बात करेंगे बाजार मांग अनुसूची की। बाजार मांग अनुसूची की हम पूरे बाजार के बारे में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन हम एक से ज़्यादा व्यक्ति लेकर, एक से ज़्यादा उपभोक्ता लेकर इसे हल करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा आइसक्रीम है, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों मिलकर बाजार की मांग निर्धारित कर रहे हैं। ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों मिलकर बाजार की मांग निर्धारित कर रहे हैं। तो 1 रुपये की कीमत पर जो ए था वो 4 मात्रा खरीद रहा था और जो बी था वो 5 मात्रा खरीद रहा था। तब इन दोनों की मांग मिलकर 1 रुपये पर कितनी हुई 9। आइसक्रीम की कीमत बढ़ जाती है और जो ए उत्पादक है कीमत बढ़ने पर वो कम खरीदेगा तो 3 खरीद रहा है, बी कितना खरीद रहा है 4, तो 3 और 4 7, बाजार मांग कितनी होगी बच्चों 7। इसी तरीके से कीमत बढ़ाकर 3 कर दी, तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चों क्या होगा, मांग कम होती जाएगी। 3 रुपये की कीमत हुई तो 2 खरीदी जाने लगी, ये 3, 2 और 3 5, और जब कीमत 4 रुपये होगी तो ये 1 मात्रा खरीद रहा था, ये 2, 1 और 2 3। अब बच्चों जब हम इन्हें ग्राफ की सहायता से दिखाएंगे, ग्राफ पर दिखाएंगे यानी कि वक्र बनाएंगे बच्चों, ये तो बाजार मांग अनुसूची होगी, वह तालिका जिसमें बाजार में दी गई वस्तु की कीमत और उनके द्वारा मांगी गई मात्राओं को दिखाया जाता है, वो क्या कहलाता है, बाजार मांग अनुसूची। और बाजार मांग अनुसूची को रेखा चित्र द्वारा दर्शाना, वहाँ पर तालिका द्वारा दर्शाना, यहाँ पर रेखा चित्र द्वारा दर्शाना बाजार मांग वक्र कहलाता है। अब देखो ये तो ए का मांग वक्र हो गया, 1 पर 4 खरीद रहा था, 1 रुपये पर 4 खरीद रहा था, 2 पे 3, 3 पर 5, वो 2 और 4 पर 1, ठीक है, 4 रुपये कीमत होने पर। इसी तरीके से ये जो है बी का हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया ए प्लस बी, और ये डिमांड होगी कैसी, बाजार की, मार्केट की। ठीक है बच्चों, ये पूरी की पूरी डिमांड होगी मार्केट की। तो उम्मीद है आप लोगों को बाजार मांग वक्र और बाजार मांग अनुसूची दोनों समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों बात करेंगे मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व। मांग को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मांग को निर्धारित करती हैं, जिनसे मांग निर्धारित होती है। बच्चों मैंने इसे जो मांग व्यक्तिगत मांग वक्र में या व्यक्तिगत मांग फलन में आपको दिखा दिया है, फलन में इसे कर देता हूँ। तो व्यक्तिगत मांग फलन में DX, डिमांड ऑफ X वस्तु, फंक्शन किस फंक्शन में होता है, पहला है प्राइस ऑफ X गुड्स, रिलेटिव वस्तु का गुड, देखो प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स संबंधित वस्तुओं की कीमत, Y व्यक्ति की उपभोक्ता की आय, T रुचि और E एक्सेप्टेशन। अब मैं इसे डिटेल से समझाता हूँ। वस्तु की कीमत बच्चों, मांग का नियम ये बताता है कि सामान्य वस्तु की मांग अन्य बातें समान रहने पर आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, आय घटेगी तो मांग घटेगी। ठीक है, मांग घटेगी। अब वस्तु की कीमत, अब यही बात हम वस्तु की कीमत की तरफ लेके चलते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो पहली चीज़ क्या हुई, पहली हुई PX, संबंधित PX मतलब वस्तु की X वस्तु की प्राइस। दूसरा है PR का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत। अन्य संबंधित वस्तुएं बच्चों 2 प्रकार की होती हैं, पहली तो है प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरी हैं पूरक वस्तुएं। बच्चों प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिसमें एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु खरीद ली जाती है। कैसे भाई, जैसे सपोज करो मैं जो हूँ बॉल पेन इस्तेमाल कर रहा था, बॉल पेन की कीमत बढ़ जाए, जेल पेन की तरफ मैं डिमांड करनी शुरू कर दूंगा।
इसके अलावा चाय और कॉफ़ी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। भाई अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो जो चाय के ग्राहक हैं वो कॉफ़ी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे, चाय की तरफ। ये चाय की कीमत कम हो जाएगी तो कॉफ़ी के ग्राहक भी चाय की तरफ आ जाएंगे। इसके अलावा चीनी और गुड़ हो सकते हैं। अगर चीनी की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो लोग जो गुड़ खाने लगेंगे, गुड़ की तरफ चलेंगे, और अगर गुड़ की कीमत कम हो जाएगी तब भी चीनी के ग्राहक गुड़ पर आ जाएंगे। यानी कि दोनों जब ये संबंध होते हैं प्रतिस्थापन वस्तुओं में, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है, एक की कीमत कम होने पर दूसरे की मांग घट जाती है। ये किस पे, प्रतिस्थापना या प्रतिस्थापन वस्तुओं में। उसके अलावा पूरक वस्तुएं। बच्चों पूरक वस्तुएं कैसी हैं, जो अकेली नहीं इस्तेमाल हो सकती, जैसे कार और पेट्रोल। अगर किसी वजह से कार की कीमत कम कर दी जाए, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, ज़्यादा लोग कार खरीदेंगे और तो फिर चलाने के लिए कार को पेट्रोल चाहिए। इसके अलावा अगर किसी वजह से इंक की कीमत कम हो जाए, तो क्या होगा, पूरे पेन की कीमत कम हो जाएगी, और जब पेन की कीमत कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो पूरक वस्तुओं में क्या है, अगर किसी वजह से कार की कीमत बढ़ जाए, कार की कीमत ज़्यादा हो जाए तो डीजल की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई कार की कीमत बढ़ने पर लोग कार कम खरीदेंगे, और जब कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल कम हो जाएगा। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं बच्चों, प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, सॉरी, पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं तो वो हैं जिनमें एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु इस्तेमाल कर ली जाए। इसके अलावा वाई को बच्चों इनकम से लेंगे, और ये इनकम क्या, उपभोक्ता की आय। बच्चों एक उपभोक्ता जो 6,000 रुपये महीना कमा रहा था, उसकी इनकम बढ़कर 8,000 रुपये हो जाए, अब उसकी क्रय शक्ति कितनी बढ़ गई, 2,000, तो वो और वस्तु खरीद सकता है। समझ में आ रही ना भाई, एक व्यक्ति जिसकी आय 6,000 रुपये थी, उसकी आय बढ़ जाए 2,000 रुपये और बढ़ जाए, नहीं, उसकी आय कितनी बढ़ जाए, 2,000, तो वो क्या करेगा, वो और वस्तुएं खरीद सकता है, तो मांग बढ़ जाएगी। और अगर किसी वजह से अगर उसकी आय कम हो जाए, तब क्या होगा बच्चों, जब उसकी आय कम हो जाएगी तो मांग भी कम हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है कि अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, आय कम होगी तो मांग कम हो जाएगी। बच्चों यहाँ मैं एक फैक्ट और बता दूं, ये तो सामान्य वस्तुओं की स्थिति में है। किसकी स्थिति में, सामान्य वस्तुओं की। लेकिन जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, कैसी है बच्चों, निम्न कोटि की वस्तुएं। अब बच्चों निम्न कोटि की वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं बच्चों, निम्न कोटि की वस्तुएं होती है जैसा मोटा अनाज। अब मोटा अनाज में अब इसे आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपसे बता दूं, मैं हूं, मेरी आय 10,000 रुपये हो, और मेरी अचानक आय 8,000 हो जाए, तो मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें खा रहा था, कोई फल खा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था, या होटल से खाना खा रहा था, तो मैं उनको क्या करूँगा, उनको कट कर दूंगा। उनकी जगह मैं क्या करूँगा, घर की बनी हुई रोटी ज़्यादा प्रीफर करूँगा। क्यों, क्योंकि जो खर्चा मैं 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा बाहर कर रहा था, तो वो मेरे खाने पीने पे ही तो हो रहा था। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आय कम होती है तो जो निम्न कोटि की वस्तुएं उनकी मांग बढ़ती है, और अगर किसी वजह से आय बढ़ती है तो उनकी मांग कैसी हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कैसे, भाई मेरी आय 15,000 रुपये हो जाए, अभी पता चल रहा था कि मैं रोटी ज़्यादा खा रहा था, अभी मैं होटल गया, चिकन विकन खाया या फिर आपका फ्रूट्स खाए, तो घर पे रोटी वोटी तो कम ही खाऊंगा। ये स्लीपर है, अभी मैं 5,000 रुपये का या 1,000 रुपये का स्लीपर पहन रहा हूँ, वो शूज़ पहन रहा हूँ, 200 रुपये का या 500 रुपये का स्लीपर पहन रहा हूँ, मेरी आय कम हो जाए तो मैं किसकी तरफ को जाऊँगा, निम्न कोटि की वस्तुओं की। 35 रुपये वाले चप्पल या 50 रुपये के जो चप्पल बिकते हैं उन्हीं की तरफ तो जाऊँगा, क्योंकि मेरी आय कम होगी। तो डिमांड किन की बढ़ी, निम्न कोटि की वस्तुओं की। और एक आदमी जो निम्न कोटि की वस्तुएं खरीद रहा था और उसकी इनकम बढ़ जाए, तब भी वो निम्न कोटि की वस्तुएं पहनेगा, नहीं पहनेगा ना, तब वो लखानी या फिर और अच्छी कंपनी के स्लीपर पहनेगा, चाहे किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि उपभोक्ता की आय कैसे प्रभावित करती है। अगर सामान्य वस्तु है तो आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ेगी, आय कम होने पर मांग कम होगी। निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, आय कम होने पर मांग बढ़ेगी, बता चुका, और आय बढ़ने पर मांग कम होगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। फिर इसके बाद है टेस्ट, रुचि। बच्चों ये बात जो रुचि पे भी डिपेंड करती है किसी चीज़ की। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, एक बहुत दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, वो थी एकता टाइगर।
और सलमान खान की मूवी थी, हॉल पे लगी हुई थी। अब उसमें उसने अपने गले में मफलर डाल रखा था। वो फिल्म गर्मी में रिलीज़ हुई थी। ये कुछ दिन पहले रजनीकांत की एक मूवी थी, वो आई थी, उसमें रजनीकांत ने पैंट कोट पहना था, पूरी फिल्म में पैंट कोट में रहा। अब ऐसे में लोगों ने क्या काम किया, जो उसके फैन हैं दक्षिण भारत में, तमिलनाडु साइड में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर लोगों ने क्या काम किया, वो पैंट कोट ही पहनने लगे, पहने बहुत दिनों तक। कब? गर्मियों के मौसम में। तो ये क्या रुचि, भाई फिल्म में देखी, उनका जो फेवरेट हीरो था उसने उस तरह के कपड़े पहने, तो उन्होंने, मौसम का कोई फ़र्क नहीं है, रुचि है लोगों की। अगर किसी चीज़ में किसी किन्हीं की रुचि बढ़ जाए तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूँ कि घड़ी का, जबकि मोबाइल से काम चलता है और घड़ी बिल्कुल लोग भूल गए थे, लेकिन आए दिन मैं अब देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हाथ में घड़ी पहनो फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है फैशन है। भाई घड़ी, एक तो पैसा जा रहा है आपका, दूसरा उसका यूज़ भी नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल में तो सेल फोन है, आप बटन दबाओगे तो आपको एक्यूरेट टाइम देगा नहीं। तो क्यों? क्योंकि जब किसी चीज़ का फैशन होता है, रुचि होती है, अगर वो फैशन में है तो डिमांड बढ़ेगी, फैशन से आउट है तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर कोई चीज़ फैशन में है तो डिमांड बढ़ेगी, कोई चीज़ फैशन से आउट होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इसके अलावा संभावनाएं बच्चों, ई फॉर एक्सेप्टेशन। अगर हमें लग रहा है कि निकट भविष्य में, आने वाले टाइम में इसकी कीमतें और बढ़ जाएंगी, तो क्या करेंगे व्यक्ति, उसी कीमत पर ज़्यादा मात्रा खरीदने लगेंगे। जैसे आज न्यूज़पेपर में दे रखा था कि प्याज के रेट बढ़ने की संभावना है, नवरात्रि होने के बावजूद भी प्याज की कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा होने की संभावना। तो ऐसे में लोगों ने उसकी डिमांड ज़्यादा करनी शुरू कर दी, ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी प्याज की फसल आने में वक्त है, तो 100 रुपये तक भी जा सकती है इसकी कीमत। तो 40, 50, 55 के जो रेट चल रहे उसी पे लोग उसे खरीद रहे हैं। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, संभावनाएं। और अगर उन्हें ये लगता कि भाई महीने में या 15 दिन में उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो क्या करेगा, वो कम खरीदेगा कि भाई अगर मैंने 10-5 किलो खरीद ली तो 15 दिन में तो कीमत है उसकी कम हो जाएंगी, तो जब कम कीमत होंगी तभी मैं खरीद लूँगा। जैसे अगर किसी वजह से मार्च का महीना हो और गेहूँ बिक रहा हो 2000 रुपये या 2500 रुपये क्विंटल, कितने रुपये क्विंटल? क्विंटल होता है 100 किलो, तो 25 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा हो, और हमें पता है कि अप्रैल के पहले महीने में न्यू गेहूं आ जाएगा, और तब वो किस रेट बिकेगा? 1900 रुपये। तो क्या आप जो है अधिक गेहूं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। क्यों? क्योंकि आने वाले 1 महीने बाद ही उसकी क्या हो जाएगी, कीमत डाउन हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। मांग फलन यानी कि मांग के निर्धारक तत्व जब व्यक्तिगत स्तर पर हों, dx बराबर px, pr, y, t और e, यानी कि x वस्तु की कीमत और जी वस्तु की कीमत, रिलेटिव वस्तु की कीमत, इनकम, टेस्ट और एक्सेप्टेशंस। अब उसके अलावा बाजार मांग फलन की बात करेंगे, तो बाजार मांग फलन में केवल ये 2 तत्व ही बढ़ेंगे। पहला तो n, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी वजह से किसी इलाके की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो वहाँ पर डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कैसे? जैसा इस साल ओलंपिक होने वाले थे, कहाँ पर? जापान में। जापान में ओलंपिक होने वाले थे, तो ओलंपिक में करोड़ों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ये तो कोविड की वजह से उसे एक्सपेंड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, तो बहुत सारे लोग जाएंगे टोक्यो। अब जब इतनी तादाद में लोग पहुंचेंगे तो होटल भी चाहिए, होटलों की भी डिमांड बढ़ेगी, लोगों की दुकानों पर सामान की खरीदारी, क्योंकि इतने लोग अपने साथ खाना थोड़े बांध के लेके जाएंगे, सब वहीं खाएंगे, तो खाने की भी डिमांड बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ द पॉपुलेशन भी इस बात पर डिपेंड करता है मांग को बढ़ने में। और अब जब ये लोग वापस चले आएंगे तो क्या होगा? मांग कम हो जाएगी। ठीक है। तीसरा वो है, अगला है इसका वाई को तो आय से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण। बच्चों आय का वितरण भी इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। अगर देश में आय का वितरण समान हो, भाई देखो आमदनी हो, जैसे अभी फिलहाल कुछ दौर चला, इसमें बहुत सारे लोगों में को तो नुकसान हुआ, कोविड के एक लंबा पीरियड जो चला इसमें बहुत सारे लोगों को, लेकिन कुछ दुकानदारों को जो बनिए थे, जो और स्टॉकर थे, उनको बड़ी आमदनी हुई, क्योंकि उन्होंने अपने स्टॉक को महंगे दामों पर बेचा, तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया। ठीक है। अब जो आय है वो असमान होगी, उन्होंने तो आमदनी की और जिन लोगों के पास जो जमा जोख होती वो खर्च कर दी। अब ऐसे में उनके पास क्या हुआ? आमदनी कम होगी। अब जब उनकी आमदनी कम होगी तो डिमांड कैसी हो जाएगी बच्चों?
कम हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। जब जेब में पैसा नहीं होगा तो डिमांड कहाँ से आएगी? डिमांड होने के लिए तो जेब में पैसा चाहिए ना। और अगर किसी वजह से आय का वितरण ऐसा होता कि इस दौर में सबको समान मुनाफा होता, सबको समान फायदा होता, तो क्या करते वो लोग? भाई आज हमारे पास भी जेब में पैसा होता तो हम डिमांड करते कि भाई यो भी खरीदूंगा, यो भी खरीदूंगा, ये ले लूँगा। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसकी डिमांड कम कर देंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब जो मांग का सिद्धांत चैप्टर है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो कल हम अपलोड करेंगे। और वीडियो में अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो जो आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में मैं वैसे टेलीग्राम ग्रुप जब मैं बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं इनके सबके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने पर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।